अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो कि है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स। सो इसको स्टार्ट करते हैं। इस पे देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग क्या होती है और किस तरह से ड्रग मेटाबलाइज होती है और वो किस तरह से बॉडी से रिमूव होगी। सो जैसे ही ड्रग हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर होती है, जैसे ही वो ऑब्जॉर्ब होती है, उसी वक्त से ही एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाती है। सो एलिमिनेशन के लिए मल्टीपल रूट्स हैं हमारे पास। उसमें जो मेजर रूट है वो है हेपेटिक मेटाबॉलिज्म का। उसके बाद बाइलरी एलिमिनेशन, बाइल के थ्रू बॉडी से ड्रग का रिमूव होना। और थर्ड वन इज़ दी यूरिनरी एलिमिनेशन, के यूरिन के थ्रू बॉडी से ड्रग का रिमूव होना। ये थ्री मेन रूट्स हैं हमारे पास: हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, बाइल एंड द यूरिन। इन थ्री रूट्स के थ्रू बॉडी से ड्रग मेटाबलाइज होके रिमूव होगी। तो इसमें एलिमिनेशन जो है उससे क्या फ़ायदा होगा कि उससे हमारी जो प्लाज्मा के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन है वो एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट टाइम के बाद कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो बॉडी से रिमूव होती है। तो हमारी ब्लड से रिमूव होगी और उस कंडीशन में ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो अमाउंट ऑफ ड्रग है वो कम हो जाएगी। सो मेटाबॉलिज्म क्या करती है? मेटाबॉलिज्म का फ़ायदा ये है कि उसने जो पोलर ड्रग है उसको, नॉन पोलर ड्रग जो है उसकी पोलैरिटी को इंक्रीज़ करना है ताकि वो एलिमिनेशन की तरफ जा सके। सो क्लियरेंस क्या होती है? क्लियरेंस का मतलब है कि अमाउंट ऑफ ड्रग क्लियर्ड फ्रॉम द बॉडी पर यूनिट ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में से हर मिनट के अंदर कितनी ड्रग बॉडी से रिमूव होती है या क्लियर होती है, उसको कहेंगे क्लियरेंस। और क्लियरेंस का फॉर्मूला हमारे पास आता है, डेट इज़ 0.693 इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो इसमें दो मेन पैरामीटर्स हैं। एक हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एलिमिनेशन हाफ लाइफ, एंड सेकंड वन इज़ दी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है ड्रग का और हाफ लाइफ कितनी है। इन दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है कि कितनी ड्रग हमारी बॉडी से रिमूव होगी। इसको आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे। सो मेटाबॉलिज्म जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें हम जो मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे दैट इज़ मेटाबॉलिज्म काइनेटिक्स, एंड दैट सेकंड वन इज़ विल बी फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, के फेजेस कौन कौन सी होती हैं मेटाबॉलिज्म की, और मेटाबॉलिज्म काइनेटिक्स कौन कौन सी होती हैं, कि ड्रग जो है वो किस तरह से बॉडी से रिमूव होगी। अगर काइनेटिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास दो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स आते हैं। फर्स्ट वन इज़ दी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड सेकंड वन इज़ दी ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। सो कोई भी ड्रग हमारे पास इन दोनों में से किसी एक ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। द फर्स्ट वन इज़ दी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में कहता है कि जो ड्रग बॉडी से मेटाबॉलाइज होगी या बॉडी से रिमूव होगी वो कितनी रिमूव होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ड्रग कंसंट्रेशन पे, कि कितनी ड्रग की कंसंट्रेशन आपकी ब्लड के अंदर मौजूद है। इसका मतलब ऐसे ही है कि अगर हम एक टाइम एक पैरासीटामोल की ड्रग ले रहे हैं और वन डोज जो हमारे पास है वो 1000 mg है। सो हाफ लाइफ के बाद क्या होगा कि 500 mg ड्रग जो है हाफ लाइफ के बाद रह जाएगी। सो नेक्स्ट ड्रग जो हमारी बॉडी से रिमूव होगी वो डिपेंड करेगा कि आपकी ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग कितनी है। अगर वो 500 mg होगी तो 500 mg ड्रग जो है उसकी जो हाफ ड्रग होगी वो बॉडी से रिमूव होगी या मेटाबॉलाइज होके बॉडी से रिमूव होगी। सो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर जो ड्रग्स, मोस्टली ड्रग्स हमारे पास जो हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करती हैं, और जो ड्रग्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं वो ड्रग जो हैं ड्रग कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि कितनी ड्रग हमारी बॉडी से रिमूव होगी या उसके बाद मेटाबॉलाइज होने के बाद रिमूव होगी। जो सेकंड काइनेटिक्स ऑफ पैरामीटर है वो ये है कि हमारे पास जो ड्रग बॉडी से रिमूव होगी या मेटाबॉलाइज होगी वो इंडिपेंडेंट है ड्रग कंसंट्रेशन पे। इसका मतलब है कि वो हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि कितनी ड्रग जो है आपके ब्लड के अंदर मौजूद है, कितनी कंसंट्रेशन में ड्रग मौजूद है, उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग जो है बॉडी से रिमूव होगी हर हाफ लाइफ के बाद। इसको एग्जांपल ऐसे ही है कि जैसे हमारे पास हाफ लाइफ के बाद, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद अगर
25 mg ड्रग रिमूव हुई थी, तो सेकेंड हाफ लाइफ के बाद भी 25 mg ड्रग ही रिमूव होगी, और थर्ड हाफ लाइफ के बाद भी 25 mg ड्रग ही रिमूव होगी। एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग, सेम अमाउंट ऑफ ड्रग जो है बॉडी से रिमूव होगी। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो है वो मैटर नहीं करती कि ड्रग कंसंट्रेशन उस टाइम पे क्या है। तो दो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स है हमारे पास, इसमें जो एस्प्रिन है, एथेनॉल है और फिनोटाइन, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। वैसे मेजॉरिटी ऑफ ड्रग जो हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। सो आप यहाँ पे एक चार्ट देख सकते हैं साइड पे, राइट साइड पे, उसमें उन्होंने बताया है कि जो जीरो ऑर्डर जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है वो कितनी ड्रग बॉडी से मेटाबॉलाइज होगी और रिमूव होगी, वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग पे। मीन्स के ड्रग की डोज कितनी दी गई है उस पर डिपेंड करेगा। अगर डोज हाई होगी तो ज़्यादा ड्रग रिमूव बॉडी से रिमूव होगी, अगर ड्रग की कंसंट्रेशन कम होगी तो ड्रग जो है बॉडी से कम रिमूव होगी। लेकिन जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की ड्रग्स हैं, जिसमें हमारे पास एस्प्रिन आती है, एथेनॉल आती है, फिनोटाइन आती है, ये ड्रग्स जो हैं ये ड्रग डोज पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब है कि अगर हम हाई डोज भी देंगे तो वही ड्रग रिमूव होगी जो कि लो डोज पे ड्रग रिमूव हो रही है। अगर 25 mg एंड 30 mg ड्रग बॉडी से रिमूव होनी थी तो वो इंडिपेंडेंट है ड्रग की डोज पे। अगर हम ड्रग की डोज इंक्रीज भी करते हैं तो उसके बावजूद भी सेम अमाउंट ऑफ ड्रग जो है बॉडी से रिमूव होगी। ड्रग डोज जो है वो उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, मेटाबॉलिज्म को ड्रग डोज जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करती। जो पैटर्न फॉलो करते हैं हम यहाँ पे, वो उसको किस बेस पे हम इसको एनालाइज करते हैं, उसके लिए हम एक इक्वेशन यूज़ करते हैं, मिचेल मेंटल एंजाइम काइनेटिक्स। इसमें इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें V इज इक्वल टू रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। V जो है हमारे पास रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म है, वो इसको हम इज इक्वल टू V मैक्स इंटू C डिवाइडेड बाई Km प्लस C। अब इसमें जो V मैक्स है, V मैक्स के साथ C लिखा हुआ है, C का मतलब है ड्रग कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग कितनी है, और Km दैट इज, ये दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे तीन स्टडी करते हैं। इसमें अगर हम देखें जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर जो ड्रग कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होती है, वो इज मच लेसर देन दी कांस्टेंट। जो Km है कांस्टेंट, जो Km मिचेल कांस्टेंट है उससे बहुत ज़्यादा कम होती है। इसलिए यहाँ पे जो C की वैल्यू है वो ज़ीरो ही ऑलमोस्ट हम इसको कंसिडर करते हैं। तो अगर इसको हम फॉर्मूला को अगर हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे तो रेट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इज इक्वल टू V मैक्स इंटू C। इसका मतलब है कि ड्रग जो है कितनी बॉडी से मेटाबॉलाइज होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग पे। अब जो C ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ड्रग कंसंट्रेशन कितनी है। जबकि अगर हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की को स्टडी करें तो उसमें देखा जाता है कि जो C की वैल्यू होती है वो Km से बहुत ज़्यादा होती है, कांस्टेंट से C की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में से हम Km को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर इसको एलिमिनेट करते हैं तो देख सकते हैं नीचे V मैक्स इंटू C डिवाइड बाई C। तो जो C है वो ड्रग कंसंट्रेशन दूसरी ड्रग ऊपर वाले से C से कट जाएगा, तो बाकी जो ड्रग रह जाएगी वो रह जाएगा हमारे पास V मैक्स। तो रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू दी V मैक्स। इसका मतलब ये है कि कितनी ड्रग बॉडी में से मेटाबॉलाइज होगी वो कांस्टेंट रहेगी, V मैक्स इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग जो है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हुए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो बॉडी से रिमूव होगी। अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करेंगे तो वो जो ड्रग है वो ड्रग कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि बॉडी से ड्रग कितनी रिमूव होगी। आगे हम इसमें स्टडी करते हैं रिएक्शंस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं जिसके थ्रू ड्रग की मेटाबॉलिज्म होगी इन दी लिवर। सो मेटाबॉलिज्म बेसिकली कहाँ पे होती है, ये होती है लिवर के अंदर। और मेटाबॉलिज्म की क्यों ज़रूरत है, मेटाबॉलिज्म का फ़ायदा ये है कि हम जो लिपोफिलिक ड्रग्स होंगी उसको हमने बॉडी से रिमूव करना है। अब उसके लिए लिपोफिलिक ड्रग का हाइड्रोफिलिक ड्रग के अंदर कन्वर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कहाँ पे होगी, वो होगी लिवर के अंदर। लिवर में जैसे ही ड्रग जाएगी तो लिवर क्या करेगा, लिवर उस ड्रग को, लिपोफिलिक ड्रग को कन्वर्ट करेगा हाइड्रोफिलिक ड्रग के अंदर। और जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है वो इजीली बॉडी से किडनी के थ्रू रिमूव हो सकती है। अगर हम बात करें लिपोफिलिक ड्रग की, तो लिपोफिलिक ड्रग जो है वो इजीली किडनी के थ्रू रिमूव नहीं होती। लिपोफिलिक ड्रग जो होती है वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाती है
किडनी में से वापस ब्लड स्ट्रीम में वापस आ जाती है। इसलिए क्या करना होता है कि ड्रग को हमने कन्वर्ट करना है लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक के अंदर। तो लिपिड सॉल्युबल एजेंट जितने भी होंगे उसको हाइड्रोफिलिक के कन्वर्ट करने के लिए दो फेजेस है हमारे पास, दो फेजेस के थ्रू ड्रग को गुजारते हैं, फेज़ 1 रिएक्शंस के थ्रू और फेज़ 2 रिएक्शंस के थ्रू। ये दोनों रिएक्शंस कहाँ पे होते हैं? ये रिएक्शंस होंगे हमारे पास लिवर के अंदर। जो फेज़ 1 रिएक्शंस हैं उसके अंदर आगे फर्दर अगर स्टडी करें तो इसमें 3 रिएक्शंस आते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। जबकि फेज़ 2 रिएक्शंस के अंदर हम स्टडी करें तो इसमें कंजुगेटेड रिएक्शन जो है हम इसको स्टडी करते हैं कि ये जो कंजुगेटेड रिएक्शंस हैं ये फेज़ 2 रिएक्शंस को आगे फर्दर फॉलोअप में लेके जाते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि सारी ड्रग्स जो हैं पहले फेज़ 1 में जाएंगी और फिर उसके बाद फेज़ 2 में जाएंगी, ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसी ड्रग्स भी हैं जो पहले फेज़ 2 रिएक्शंस की तरफ जाती हैं और फेज़ 2 रिएक्शंस के बाद वापस वो फेज़ 1 में से गुजरती हैं और फिर वो आगे से किडनी की तरफ जाती हैं और किडनी से बॉडी से रिमूव हो जाएंगी। तो फेजेस ऑफ रिएक्शन जो है वो कहाँ पे हो रहे हैं? ये हो रहे हैं हमारे पास लिवर के अंदर। लिवर क्या करेगा? ये ड्रग्स को फेज़ 1 और फेज़ 2 के थ्रू गुजारेगा और फेज़ 2, ये फेज़ 1 रिएक्शंस क्या होते हैं, फेज़ 2 रिएक्शंस क्या होते हैं आगे जाके आपको बताते हैं। तो इसके थ्रू क्या होगा, ड्रग जो है लिपोफिलिक ड्रग जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी हाइड्रोफिलिक ड्रग के अंदर। अब इसमें जो फर्स्ट फेज़ है वो आती है फेज़ 1 रिएक्शंस। तो फेज़ 1 रिएक्शंस क्या करेंगे? फेज़ 1 रिएक्शंस ने कन्वर्ट करना है लिपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक ड्रग के अंदर बाय इंट्रोड्यूसिंग या अनमास्किंग। या तो वो इंट्रोड्यूस करेगा या तो ऐड करेगा या उसमें से रिमूव करेगा फंक्शनल ग्रुप को। वो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं? वो OH भी हो सकता है, वो NH2 भी हो सकता है। OH ग्रुप को या NH2 ग्रुप को जो है वो या तो ऐड करेगा ड्रग मॉलिक्यूल के अंदर या उसको वहाँ से रिमूव करेगा। तो इस तरह से फेज़ 1 रिएक्शन जो हैं उसके अंदर 3 चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, या तो रिडक्शंस होगी या ऑक्सीडेशन होगी या हाइड्रोलिसिस होगी। 3 मेन रिएक्शंस हैं जो कि यहाँ पे होते हैं फेज़ 1 रिएक्शंस के अंदर, या तो ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी या हाइड्रोलिसिस होगी। सो फेज़ 1 रिएक्शन जो हैं इसके अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं इनको कहते हैं P450 एंजाइम सिस्टम। P450 एंजाइम सिस्टम जो है ये आगे से फेज़ 1 रिएक्शन जो है उसको फॉलो अप करवाता है। और कुछ हमारे पास रिएक्शन जो हैं जैसे हाइड्रोलिसिस और एस्ट्रेसिस की एंजाइम्स की बात करेंगे, वो रिएक्शन जो हैं P450 एंजाइम्स की मौजूदगी में नहीं होते, वो बगैर P450 एंजाइम के भी हो सकते हैं। आगे हम इसकी बात करते हैं तो P450 एंजाइम सिस्टम होता क्या है? ये बेसिकली हमारे पास एंजाइम्स हैं जो कि लिवर के अंदर मौजूद होते हैं। P450 एंजाइम्स ये हर ड्रग के लिए स्पेसिफिक होंगे। अब इसमें अगर बात करें P450 एंजाइम्स की तो इसके अंदर 3 मेन पार्ट्स हैं इसके। अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हम देख सकते हो साइटोक्रोम 3A4। अब ये साइटोक्रोम CYP इज़ दी फैमिली। CYP जो है इसको हम कहते हैं फैमिली। आगे 3A जो लिखा हुआ है, 3A का मतलब है सब फैमिली। जबकि 4 जो आगे नेक्स्ट जो हमारे पास डिजिट आता है 4, दिस इज़ दी आइसोजाइम। तो जो हमारे पास कोई भी P450 सिस्टम है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। फर्स्ट वन इज़ दी फैमिली, सेकेंड वन इज़ दी सब फैमिली एंड थर्ड वन इज़ दी आइसोजाइम। फैमिली जो है वो तकरीबन जो है डिफरेंट हो सकती है, साइटोक्रोम 1, साइटोक्रोम 2, साइटोक्रोम 3, ये फैमिलीज़ हैं। आगे जो डिजिट होता है ABC, दीज आर दी सब फैमिलीज। और जो नेक्स्ट आगे डिजिट आएगा हमारे पास 4, 5, 3, 1, 2 जो भी आ सकता है वो हमारे पास आता है आइसोजाइम। तो ये तीनों मिलके जो है साइटोक्रोम फैमिली बनाते हैं और हर ड्रग जो है किसी स्पेसिफिक साइटोक्रोम एंजाइम के थ्रू ही बॉडी में मेटाबोलाइज होगी या बॉडी से रिमूव होगी। तो इसमें हमारे पास अगर इसके अंदर जो है कोई इस एंजाइम फैमिली के अंदर कोई वेरिएशन आती है तो इसमें हम ड्रग की एफिकेसी को चेंज कर सकते हैं, ड्रग की टॉक्सिसिटी को चेंज कर सकते हैं, उसके रिस्क फैक्टर्स को जो है हम चेंज कर सकते हैं। अब इस फैमिलीज़ की बात करें तो फैमिलीज़ के अंदर हम डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ दी इंड्यूसर्स। इंड्यूसर क्या होते हैं? इंड्यूसर्स वो ड्रग्स हैं, वो ड्रग्स मॉलिक्यूल्स या वो फैमिलीज़, वो एंजाइम्स हैं जो कि
किसी भी ड्रग की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करवाते हैं। इंड्यूसर्स वो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि उन एंजाइम्स की फॉर्मेशन को इंक्रीज करवाएंगे जो कि दूसरी ड्रग की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करवाते हैं। तो इंड्यूसर्स का सिंपल वर्ड में कहें तो इंड्यूसर्स वो ड्रग्स हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करवाती हैं। जब आपकी बॉडी में इंड्यूसर्स एंजाइम जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, ऐसी ड्रग्स जो कि एंजाइम्स को इंड्यूस करवाती हैं वो आपके ब्लड के अंदर मौजूद होंगी, तो वो क्या करेंगी, वो दूसरी ड्रग की जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उसको रिड्यूस कर देंगी, उसकी थेरापेटिक इफेक्ट को। जैसे ही प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो जाएगी दूसरी ड्रग की, तो उससे क्या होगा कि उसकी थेरापेटिक जो एफिकेसी है किसी दूसरी ड्रग की वो कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि ड्रग की जो एक्टिविटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, और अगर तो उसके मेटाबॉलाइट्स जो होंगे वो एक्टिव हैं तो फिर तो उसकी एक्टिविटी थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन अगर उसके मेटाबॉलाइट्स जो हैं वो इनएक्टिव हैं तो फिर वो ड्रग जो है उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। सो इंड्यूसर्स वो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि दूसरी ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करवाते हैं। कैसे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करवाएंगे, वो एंजाइम्स जो कि सेकंड ड्रग की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करवाते हैं उसको इंड्यूस करवाएंगे। जैसे एग्जांपल हमारे पास आती है, ये साइड पे राइट साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कार्बामेज़ापिन दैट इज़ द इंड्यूसर। उसके अलावा डेक्सामेथासोन की बात करते हैं तो डेक्सामेथासोन जो है एक इंड्यूसर है। डेक्सामेथासोन जो है हमारे पास ये एक स्टीरॉयड ड्रग है। अगर एक पर्सन डेक्सामेथासोन ले रहा है तो इसका मतलब है कि ये इंड्यूसर है और वो क्या करेगा, साइटोक्रोम 3A4/5 ये जो आइसोजाइम है इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करवाएगा लीवर के अंदर। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो साइक्लोस्पोरिन देख सकते हैं हम राइट साइड लेफ्ट साइड पे, साइक्लोस्पोरिन की जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि डेक्सामेथासोन जो है वो उन एंजाइम्स की को इंड्यूस करवा रहा है जो कि साइक्लोस्पोरिन की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करवा रही हैं, को मेटाबॉलिज्म करवाएंगी। तो हमारे पास इंड्यूसर्स वो ड्रग होती हैं जो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करवाती हैं, दूसरी ड्रग की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती हैं। सेकंड जो हमारे पास ड्रग्स आती हैं वो आती हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या करती हैं, ये मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस करती हैं। P450 एंजाइम सिस्टम है, P450 इनहिबिटर्स हैं। तो ये क्या करती हैं, वो एंजाइम्स जो कि किसी ड्रग की मेटाबॉलिज्म काज कर रहे होते हैं उसको ये ड्रग्स जो हैं ये इनहिबिट करती हैं, उसकी मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देंगी। अब जैसे ही किसी भी ड्रग की मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएगी, इसका मतलब है दूसरी ड्रग जो है हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, वो बॉडी से रिमूव नहीं होगी और वो ड्रग जो है वो एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे इसने एग्जाम्पल दी है ग्रेप फ्रूट की। ग्रेप फ्रूट जो है उसका जूस जो होता है वो इनहिबिट करता है साइटोक्रोम 3A4 एंजाइम्स को। अब ये जो साइटोक्रोम 3A4 एंजाइम्स होते हैं ये दूसरी ड्रग्स के लेवल को जैसे ही हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो वो ड्रग्स जो कि साइटोक्रोम 3A4 एंजाइम के थ्रू मेटाबॉलाइज हो रही होंगी वो मेटाबॉलाइज नहीं होंगी। जब वो मेटाबॉलाइज नहीं होंगी तो वो ब्लड के अंदर रहेंगी, जब वो ब्लड के अंदर रहेंगी तो उनका लेवल जो है वो टॉक्सिक लेवल तक जा सकता है, और जब वो टॉक्सिक लेवल पे जाएगा तो वो ब्लड बॉडी के अंदर एडवर्स रिएक्शंस प्रोड्यूस करेंगी। तो इनहिबिटर्स क्या करती हैं, इनहिबिटर्स जो हैं दूसरी ड्रग्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर इंक्रीज करवा सकती हैं, और उससे क्या होगा कि हमारे पास टॉक्सिक लेवल ऑफ ड्रग जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसकी एग्जांपल जो हमारे पास आती है साइटोक्रोम 3A4 में वो नफिडिपिन की आती है, क्लेथ्रोमाइसिन की आती है और सिम्वास्टैटिन। ये 3 ड्रग्स हैं जो कि सिम्वास्टैटिन, क्लेथ्रोमाइसिन और नफिडिपिन, ये तीनों ड्रग जो हैं साइटोक्रोम 3A4 एंजाइम के थ्रू मेटाबॉलाइज होती हैं। लेकिन ग्रेप फ्रूट क्या करता है, ग्रेप फ्रूट जो है ये साइटोक्रोम 3A4 एंजाइम्स को इनहिबिट कर देगा। जब इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो उससे नुकसान क्या होगा कि नफिडिपिन, क्लिथ्रोमाइसिन और सिम्वास्टैटिन इनकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगी। जब इनकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो ये बॉडी से रिमूव नहीं होगी ये तीनों ड्रग्स, और ये ड्रग्स जो हैं हमारे ब्लड में रहेंगी और इनकी टॉक्सिक लेवल इंक्रीज हो जाएगा और वो एडवर्स इफेक्ट जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगी। तो इनहिबिटर्स जो हैं वो दूसरी ड्रग की मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस करती हैं।
आगे हमारे पास जो है ये दो हमने पढ़े हैं फेज़ 1 रिएक्शंस के अंदर हम स्टडी करते हैं ऑक्सीडेशन मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीजन रिडक्शन, 3 रिएक्शंस स्टडी करते हैं। जबकि फेज़ 2 रिएक्शंस की बात करेंगे तो फेज़ 2 रिएक्शंस के अंदर हम कंजुगेशन रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। कंजुगेशन रिएक्शंस, हम कंजुगेशन रिएक्शंस क्यों स्टडी करें? अब ऐसा है कि ड्रग मॉलिक्यूल्स, जो लिपोफिलिक ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो फेज़ 1 रिएक्शंस के थ्रू गुजरते हैं तो वो सारी ड्रग जो है वो लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक नहीं हो पाती। बहुत सारी ऐसी ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अभी भी लिपोफिलिक होंगे, और वो लिपोफिलिक ड्रग्स जो होगी वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगी किडनी के थ्रू। तो उसको फिर हमने क्या करना है, उसको गुजारना है लिवर के थ्रू। जब वो लिवर के थ्रू गुजरेगी, टू दी फेज़ 2 रिएक्शंस के थ्रू गुजरेगी, तो फेज़ 2 रिएक्शंस क्या करेंगे, लिपोफिलिक ड्रग्स को फर्दर कन्वर्ट करेंगे हाइड्रोफिलिक ड्रग के अंदर, और उसके थ्रू जो है ड्रग मॉलिक्यूल जो हैं वो बॉडी से आगे रिमूव हो सकेंगे। अब ये फेज़ 2 रिएक्शंस के अंदर हम स्टडी करते हैं कंजुगेशन रिएक्शंस को। कंजुगेशन रिएक्शंस में ये डिफरेंट रिएक्शंस हैं जिसके अंदर ग्लूक्रोनिक एसिड आता है, सल्फ्यूरिक एसिड आता है, एसिटिक एसिड आता है और अमाइनो एसिड। ये 4 रिएक्शंस हैं, ये 4 हमारे पास जो है कंजुगेशन रिएक्शंस के लिए ये कंपाउंड्स कह सकते हैं जो कि कंजुगेशन रिएक्शन काज करते हैं, जो कि लिवर के अंदर मौजूद होंगे, कंजुगेशन रिएक्शन प्रोड्यूस करेंगे, और जब हम कंजुगेशन रिएक्शंस करेंगे तो उसके थ्रू ड्रग्स बॉडी से रिमूव होंगी। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ मॉर्फिन की। मॉर्फिन जो है हाईली लिपोफिलिक ड्रग है, बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक है, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, उसको कन्वर्ट होना होगा हाइड्रोफिलिक के अंदर ताकि बॉडी से रिमूव हो सके। तो वो उसके लिए उसे जो गुजरना पड़ेगा फेज़ 2 रिएक्शंस के थ्रू। फेज़ 2 रिएक्शंस के में वो मॉर्फिन जो है वो ग्लूकोनिक एसिड के साथ अटैच होगी, उसके साथ जाके बाइंड करेगी और बनाएगा मॉर्फिन 6 ग्लूकोनाइड। अभी जो मॉर्फिन 6 ग्लूकोनाइड है ये मोर पोटेंट है देन दी मॉर्फिन, और ये फिर नेक्स्ट जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा। लेकिन सीन यही है कि हमने बॉडी से इसको रिएक्शंस को बॉडी से इसको रिमूव करना है। कंजुगेशन रिएक्शंस क्या करेंगे, ये बॉडी में से ड्रग मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे थ्रू दीज मॉलिक्यूल्स, कि ये ड्रग मॉलिक्यूल जो हैं जाके बाइंड करेंगे ड्रग के साथ। ये ग्लूकोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड या अमाइनो एसिड, ये जाके बाइंड करेंगे ड्रग मॉलिक्यूल के साथ, और ये कंजुगेशन रिएक्शन प्रोड्यूस करेंगे और बॉडी से ड्रग मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे। सो दिस वाज दी टोटल टॉपिक ऑफ टुडे। तो इसमें कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपको इसका आंसर भी कर दूंगा।